बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नौमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं और ऐसे माहिरीन को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं जो उनमें या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या उसका सोल्यूशन समहाउ वो हमारे लिए डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इसी हवाले से हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका नाम है मुजाहिदुद्दीन साहब, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जो स्मॉल एसोसिएशन हैं या जो छोटे ताजिर आप कहेंगे उनके मसाइल को ख़ुद हल करते हैं। आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मुजाहिद साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज हम प्रोग्राम का टॉपिक हमने एक बहुत एक चुभता हुआ टॉपिक रखा है, जो कि एक तरफ है जॉब, जो नौकरी के मसले मसाइल हैं, और टैक्सेशन। तो हम दो चीज़ों को पैरेलल में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो एक आजकल के नौजवानों का एक मसला है या जो सबसे बड़ी जिसको आप प्रॉब्लम कहेंगे वो है नौकरी का मसला, जॉब। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इंजीनियर अभी पास आउट नहीं होता, एजुकेशन अभी एक स्टूडेंट कंप्लीट नहीं करता और उसको ये प्रॉब्लम सताने लगती है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी। जॉब पे जब इस तरह की शर्तें होंगी कि 5 साल का, 10 साल का और 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो फ्रेश ग्रेजुएट या वो फ्रेश पास्ड आउट स्टूडेंट जो है उसको जॉब कैसे मिलेगी। तो ये जो जॉब्स के मसाइल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और एक काफ़ी लंबे अरसे से इसमें हम दावे तो सुनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कि इतने लाख और इतने करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, असामियां आ जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं कि वो आज पास आउट होते हैं और उनको ये परेशानी सताने लगती है कि उन्हें जॉब कैसे मिलेगी। हुकूमत की तरफ से दावे होते हैं कि इस साल या अगले 5 साल के अंदर करोड़ों असामियाँ पैदा कर दी जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे काले कवानीन भी मौजूद हैं जिनको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, जिनको बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम कुछ सुलझने की तरफ नहीं जा रही है, गुत्थी जो है उलझती चली जा रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब स्टूडेंट हमारे मुल्क के अंदर एक इंजीनियर बनता है, तो अच्छे बच्चे होते हैं ना जो क्या नाम है टॉप कर जाते हैं 90 के ऊपर परसेंटेज आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर और इंजीनियर निकलते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर निकल जाते हैं कुछ बच्चे ना सबसे पहले, तो वो बहुत पढ़े लिखे और काबिल बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि जब इकोनॉमिकली ये इकोनॉमिक्स भी हो गया, फिर उसके बाद आता है आर्ट्स। जो कम बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, हफ्ते में 2 दिन टुल्ला लगा लेते हैं, वो भी होते हैं, तो वो जो है उनकी बारी आ जाती है, तो वो आर्ट्स ले लेते हैं, वकील बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको तो मालूम है फिर क्या होता है। फिर खैर उसके बाद जो बच्चे वो दीवार फलांग के भाग जाते हैं हाफ टाइम के अंदर, सही है ना, और बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, और फिर वो गली के अंदर जो है बदमाशी भी करते हैं और स्कूल में भी यूनियंस बनाते हैं, वो बड़े होकर पॉलिटिशियन बन जाते हैं। यानी वो लोग जिनका तालीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। और उन सब के ऊपर जो पढ़े लिखे बच्चे जो इस क्लास के अंदर जो सबसे फाइन थे, जिनको उनके ऊपर फिर वो कानून साजी उनके लिए वो कर रहे होते हैं बैठे हुए, और वो लीडर बन के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि देखें, अगर कोई 100 आलिम भी मर जाएं तो मुल्क को कभी इतना नुकसान नहीं होता है जितना एक जाहिल बरसरे इख्तिदार आ जाए तो इतना नुकसान होता है। तो इस हवाले से प्रॉब्लम कहाँ है? मैं तो ये चाहूँगा कि हम इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करें और इसका कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं, ये वो डिस्कशंस हैं जो मैं समझता हूँ कि एक अरसे दराज से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। टॉक शोज़ में इन चीज़ों को बहुत डिस्कस किया जाता है, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट तो किया जाता है, लेकिन वो कैंसर कहाँ है जिसकी हम रेडियोथेरेपी करें, जिससे हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें, इसका हल क्या है? देखिए, बेसिक बात जो आप जिस जगह पे लाना चाह रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ी है कि हमें बच्चों को नौकरियां अगर देनी है, चार्टर्ड अकाउंट की देनी है या दूसरी देनी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ये सारे काम करने, तो नौकरियां तो जब ही मिलेंगी ना। बिल्कुल। अब हमारे मुल्क के अंदर देखें 2-3 किस्म के सिस्टम आ गए हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर पैदा करते हैं। सबसे पहले कोटा सिस्टम, सही है। कोटा सिस्टम में ऐसा है कि जब जिसकी हुकूमत होती है वो अपने आदमी लाके उसमें जॉब्स दिला देता है, ठीक है। स्टील मिल आपका तबाह हो गया इसी चक्कर में, PIA आपका तबाह हो गया, जितने आदमी उसमें बैठे नहीं है उतने तो उसके ऊपर ओवरहेड चल रहा है उसके, ठीक है ना। अब ये सियासी वाबस्तगियों के साथ जब ये
मेरिट का कत्ल होगा तो फिर चीज़ें बनती ही नहीं है। तामीराती सोच तो उस वक्त खत्म हो जाती है। देखें, लोग पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम आधा सच बोलते हैं, आधा सच तो कोई चीज़ ही नहीं है। सच तो जितना है उतना ही बयान करेंगे। अगर किसी ने काले कपड़े पहने तो आप ये नहीं कहेंगे उसने ये बात कही, बात सही बता रहे हैं, लेकिन आपने कहा सफ़ेद कपड़े पहने, वो सच नहीं रहा, फिर वो सच के करीब तरीन कोई चीज़ बन जाएगी। ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे हर अदारे को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। ठीक है। जो लोग अपनी इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं वो इस वक्त इंडस्ट्रियां बढ़ा नहीं रहे हैं, वो उनको बचा रहे हैं। ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर एक जो अभी डिज़ास्टर आया, जो एक पैंडेमिक आया, आपने भी देखा जो अभी चल रहा है, बड़ा शोर शराबा जनाब के कोरोना आ गया, लोग घरों में छुप गए, कमरे से नहीं निकल रहे हैं, मास्क लगे हुए हैं, और बड़े भाई पता नहीं क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को सेहत दी, और पाकिस्तान के कराची के लोग ख़ास तौर से वो इसलिए कामयाब हो गए, वो गटर का पानी पीते थे, गंदा पीने का पानी नहीं है। सही है ना। तो अब उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी ख़राब चीज़ें खाने से, और उनके अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। सही है ना। हाँ, अब जो मुल्क अमेरिका वगैरह में रहते थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि अच्छी चीज़ें खा रहे थे, तो वो जरासीम जो उनके लिए मुसीबत बन गया। बिल्कुल ठीक है। हम तो हर आदमी जो 10 आदमी हमारे बीमारियां लेके एक साथ घूमता है हमारे यहाँ, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अगर हम तो कोबरा सांप को काट ले मर जाएगा। सही बात। बहुत आपने चूंकि आपका ताल्लुक जो है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी से है, तो अगर मैं कहूँ कि चलें हम हुकूमत की तरफ डिपेंडेंट नहीं होते, और हम जो है वो हाकिम वक्त से हम नौकरियों की तवक्को नहीं रखते, तो क्या मैं बिजनेसमैन कम्युनिटी से तवक्को रख सकता हूँ आज के दौर में इन तमाम पेंडेमिक सिचुएशंस के बाद? क्योंकि पेंडेमिक के दौरान जो एक और प्रॉब्लम सामने आई वो ये थी कि लोगों को ले ऑफ किया गया, अपनी जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट कटिंग की तरफ बिजनेसमैन चला गया। अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं, ऑल्दो के अभी एक वेव दोबारा से कही गई है कि कोरोना की आ गई है, लेकिन लोग सर्वाइवल की एक जंग में लगे हुए हैं। तो क्या हम बिजनेसमैन कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस नौकरी के मसाइल को हल कर सकते हैं? बिजनेसमैन कम्युनिटी इस मसले को ओवरकम कर सकती है? नहीं कर सकती तो क्यों? देखिए, बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस खराब हो। नो डाउट, उसकी खुशी ही उस सूरत में होती है जब बिजनेस जिसकी एक फैक्ट्री है वो चाहेगा मेरी 10 फैक्ट्रीज हों, जिसकी एक शॉप है वो चाहेगा मेरी 10 शॉप। बिल्कुल ठीक है। अब हमारी हुकूमत जो है ना, अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो लोग आ गए हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया है, सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं वो, ठीक है, तो उन्हें तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अच्छा बिठाए भी फिर सियासी वाबस्तगियों के तहत आप जनाब अली आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, इनको वजीर सेहत बना दो भाई, इनको जनाब वजीर सनत बना दो। अब जनाब उनको तो मालूमात ही नहीं है। अगर किसी जगह के ऊपर तमाम ताजरों को बिठाला जाए बड़े, और उनको बिठाल के पूछा जाए हमारी कॉटेज इंडस्ट्री किस जगह पे है, हमें इंडस्ट्री में कहाँ प्रॉब्लम है, और उनको इज्जत दे के उनको उस जगह पे उनसे पूछा जाए कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी को से मशवरा मांगते हैं तो वो एक प्रेस्टीज फील करता है। बिल्कुल ठीक है। और वो अपने मसाइल बताएगा, और आप उसके मसाइल जब हल कर देंगे तो एक नहीं 1000 इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी। और बिल्कुल ठीक है। एक छोटा कारखाना कॉटेज इंडस्ट्री भी अगर बंद होती है तो उसमें 15 आदमी बेरोजगार हो जाते हैं। आज हमारे जो सरकारी अदारे हैं वो ऐसे तरह से लूट खसूट में लगे हुए हैं कि जो बेचारा बिजनेस करना चाहता है वो डर जाता है। लेकिन सर, आप तो कराची से अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो कराची तो आपको पता है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 70% रेवेन्यू जो है वो कराची से जनरेट हो रहा होता है। तो मतलब लोग कम थोड़ी कमा रहे हैं। अगर वो इतना टैक्स देते हैं कि 70% रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का वो जनरेट कराची से हो रहा है, तो इसका मतलब उन्हें 10 नहीं बल्कि उन्हें 50 इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। तो ये कहाँ ऐसा एक एम्बिगुअस सिचुएशन है कि हम इंडस्ट्रीज़ बंद करने की बात भी कर रहे हैं, हम अपने डाउनफॉल की बात भी कर रहे हैं, और हम कराची से ही हम जो है वो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं अगर अपनी एक नाक़िस अक़ल के हिसाब से आपसे सवाल करूं तो ये दो चीज़ें क्या खुला तज़ाद नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, जब कराची से 70% जैसे आपने कहा रेवेन्यू जनरेट होता है, शहर के माशी हब है, बिल्कुल, तो कुछ लोग अदारे ऐसे भी हैं ये जो इस शहर पे छुरी फेरने में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। चंद करप्ट जागीरदार, चंद करप्ट सरमायादार, चंद करप्ट सरदार, चंद करप्ट गद्दी नशीन, और चंद करप्ट पॉलिटिशियन, चाहे वो कराची के हों, बहुत लंबी रेंज ऐड कर दी है। हाँ, चाहे वो कराची के हों या इंटीरियर सिंध के हों,
ठीक है। अब वो जब ऐसी जगह पे बैठ जाएंगे जहां उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। देखें, एक मेरी बात है, जब गाड़ी का ड्राइवर को ही नहीं मालूम है मुझे जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, तो फिर वो पीछे वालों तो इसी उम्मीद के ऊपर बैठे हैं ना कि हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, अब उसे रास्ता नहीं मालूम है। बिल्कुल ठीक है। तो अब पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है और मंजिल भी नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि देखें, अगर मैं कितना भी चाहें, हमारे तो ताजरे कितना भी चाहें कि हम कहना चाहिए फैक्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री जोन को बढ़ाएं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखें, कराची की जो बिजली है अभी 3.5 रुपये उन्होंने कहा हमने बढ़ा दिया 2.5 पौने 3 का, लेकिन जब उसको टैक्स के साथ इंक्लूड करते हैं वो 7 रुपये बनती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर शाम 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वो डबल हो जाता है। ठीक है ना। अब जब लोग बिजली का बिल देखते हैं और अपना कॉस्ट निकालते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते उसको। अब मैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट देते हैं। ठीक है। मैं उन छोटे ताजिरों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि हम कैसे कमाएं, हाउ वी कम्पीट विद देम, किनसे, अपने ही शहरियों के यानी लाहौर में कैसे बेचें। बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ें फिर क्या होती हैं, यहाँ के जो सरमायादार होते हैं वो फिर इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से वो चीज़ें। बिल्कुल ठीक। जब वो चाइना से डंपिंग हो जाती है उन चीज़ों की, तो वो इंडस्ट्रियाँ ऑलमोस्ट इवन वो अपनी इंडस्ट्रियों में भी, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रियों में चाइना का ही ताला लगा के बंद कर देते हैं उसे। तो एक जो शब खून मारा जाता है वो सबसे बड़ी वजह यही है कि फैसिलिटेशन नहीं है। फैसिलिटेट जो होना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए, कोई तो हो जो टैक्स दे रहा है उससे कहा जाए आपने अच्छा काम किया। आपने जो अभी बात की उसमें आपने कराची और इंटीरियर सिंध की बात की, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट या जो फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं वो इससे बरीउस ज़िम्मा है या उनका इसमें कोई किरदार नहीं है आपके ख्याल में? बहुत अच्छी बात की। 18वीं तरमीम से पहले तो उनका था इख्तियार। ठीक है। 18वीं तरमीम में जो आके उनसे इख्तियारात ले लिए गए, लेकिन जैसा कि आपने कहा अभी कि आपने बिजली के निर्ख जो है उसको कोट किया, तो ये तो एक फेडरल डिसीजन नहीं है। देखिए, एक मेरी बात सुने, अगर किसी आदमी का 5,000 का बिल आता है और गवर्नमेंट को उसमें से 1,500 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है, अगर उसका बिल 25,000 का आएगा तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट को अपने अखराजात भी तो निकालने हैं। ठीक है, एक मेरी बात सुने, ये पैसे जो होते हैं ना, इस हमारे मुल्क को पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, कोई भी मुल्क नहीं चलता था, हमारे बहुत सारे लोगों को जॉब्स हैं, ये हैं, और अगर बिजली के बिल के ऊपर कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सबसे ज़्यादा ताजरों को नहीं है, एक आम आदमी को भी है। हम अगर कोई चाय की पत्ती लेते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर से दाल खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, टैक्स तो वो ऑलरेडी काट रहा है। अगर एक आदमी किसी जगह 70,000 रुपए की मुलाजमत करता है तो उसको चेक मिलने से पहले उसका टैक्स कट जाता है। अगर आप उससे कहते हैं कि आप इनकम टैक्स उसके गोशवारा अपना दाखिल कर दें। मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ की निशानदेही की और ये कुछ ऐसी दुखती रह गई कि इसमें मैं ज़्यादा तफसील से बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। अभी आपने जो फेडरल गवर्नमेंट की बात की, चलें गवर्नमेंट ये कहती है कि पिछले दौरे हुकूमत में, अदवार हुकूमत में जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़ा दिए गए और हमारे ऊपर जो भी कुछ हुआ उसके नतीजे में हमें महंगाई करनी पड़ रही है और ख़जाना खाली हो गया है और वट एवर देयर क्लेम इज़, बट अचानक एक रात को कोटा सिस्टम को टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये साइंस मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि कोटा सिस्टम में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि उसे रातों रात टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया गया, और क्या उससे ख़जाने में कोई पैसे आ गए, क्या उससे कोई मुआशी मदद फेडरल गवर्नमेंट को मिल गई? ये फैसला अचानक से क्यों ज़रूरी था? एक गलत गंदा कानून जो कि 2013 में ख़त्म तो हुआ लेकिन उसको ऑफिशियली ख़त्म नहीं किया गया था, लेकिन ऑफिशियली एक्सटेंड भी नहीं किया गया था, उसको मौजूदा गवर्नमेंट ने टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया। इसके पीछे क्या मिथ है, क्या ऐसा मौमा है कि जो ये रातों रात एक डिसीजन लिया गया, और आप इसके किस हद तक हक में? देखिए, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई भी ज़ी-शऊर इंसान इसके हक में नहीं। अब ये क्यों हुआ? देखें, एक मेरी बात है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है, इंटीरियर या सिंध की गवर्नमेंट है अगर हम ये समझ लेते हैं चले, तो कोटा सिस्टम से उनको ये फ़ायदा होता है कि वो अपने आदमियों को वहाँ पुट करें। ठीक है ना? मैं ये तो कोटा सिस्टम बना ही इसलिए था। हाँ। लेकिन
इसको पिछले 5 साल जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने भी इसको एक्सटेंड नहीं किया। 2013 में ये कानून, ये काला कानून अपने हिसाब से ख़त्म हो चुका था, 40 साल पूरे हो गए थे। उन्होंने भी हुकूमत में रहते हुए इसको एक्सटेंड नहीं किया। लेकिन आज की गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ अरसे पहले इसको टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कोई 5 साल 10 साल भी नहीं, टिल फर्दर ऑर्डर उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें इसका मतलब सिंध की गवर्नमेंट या सिंध के सियासतदानों का तो हाथ नहीं, क्योंकि ये फैसला तो फेडरल से आया है। देखिए, गलतियां जो है करने के लिए जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिंध के हुक्मरान करें या फेडरल के करें, और गलतियां होती हैं और कंट्रोवर्सी पैदा भी की जाती है। उसी चीज़ से रिलेट करता है जो आपने शुरू में कहा कि चूंकि ऐसे लोग जो कि अहल नहीं हैं और वो ऐसी जगहों पर बैठे हैं, तो ऐसी सूरत में ये गलतियां बहुत ज़्यादा। देखिए, फेडरल की अगर हम गलतियां निकालने बैठे तो ये बहुत आगे तक बात चली जाएगी। अच्छा, लामुतनाही सिलसिला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। एक लामुतनाही सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिएगा। अब देखें, जहाँ पर फेडरल के अंदर एक ये भी बात थी कि इतने मकान बनेंगे, इतनी जॉब्स दी जाएंगी, एक बारिश होती है कराची की कलई खुल जाती है, ठीक है, कटर बन के रह जाता है कराची, जिनके अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो जाता है, कोई पूछने भी नहीं आया, पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने भी नहीं आया, कोई पूछ, खुद अपनी मदद आपके तहत। यानी एक काम करते हुए अगर नजर आए तो एनजीओज नजर आए। बिल्कुल ठीक है, एनजीओज क्या, एनजीओज में के अंदर आपके पास सैलानी था, आईडी थे और अपना जेडीसी वाले थे। यार, इन लोगों के अंदर जो दर्द है, क्या यही अगर पॉलिटिशियन इनसे सबक ले लिया करें, आके 2 घंटे की ट्यूशन, तो हो सकता है इनमें भी अकलें आ जाएं थोड़ी बहुत। ये आखिर कब तक ये जो है मेरिट का कत्ल होता रहेगा और ये एहसास महरूमी पैदा होता रहेगा? आपको नहीं मालूम, जब से ये मेरिट का कत्ल हुआ है और ये कोटा सिस्टम आया है, इसकी वजह से कराची के जितने बड़े डॉक्टर, जितने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो बैरून मुल्क चले गए और वहां वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारा मुल्क जो है अच्छे जहन और अच्छे लोगों से महरूम हो गया है। जब हमें वर्थ का अंदाजा नहीं है अपने किसी आदमी की, तो दूसरे ममालिक में तो उनको वर्थ का अंदाजा है ना। तो वो देखें, जो काबिल है, जो एक डायमंड है, वो अपनी वर्थ रखता है, सही, और उसकी कदर दुनिया में हर जगह है, कोई और करेगा। तो हमारा, अगर आप ये देखें, तो मैं तो समझता हूं कि इन लोगों ने भले इंतकाम में नहीं ये काम क्यों ना किया है, लेकिन हमारे नौजवान आज भी, अगर हम अपने जो काबिल थे, वो अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब मैं एक जगह पे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता हूं कि अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो आ रही है, यकीन मानेंगे अगर आप उनसे ये कह दें कि आप आ जाएं, हम आपको पैसे नहीं देंगे, सिर्फ आने जाने का किराया ही दे देंगे और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे यहाँ काम करने का, बच्चे उस पर भी राजी हो जाएंगे। इतना फ्रस्ट्रेशन है कि लोग इतना पढ़ने के बाद, इतना कीमती पढ़ने के बाद 50 लाख रुपए खर्च करके एक डॉक्टर बनता है, 70 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक। और उसको जनाब पैसे कितने जाते हैं? 40,000 रुपए। अगर वो घर पे अपने सदर से अपने घर पहुंचता है तो वो किराया उसका इतना बनता है कि वो घर से टिफिनदान लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल। और जो आपने इससे पहले 2 सवाल पहले जो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया, जिसकी तरफ अब मैं आऊँगा, और हमारे प्रोग्राम का दूसरा पार्ट जो है वो यही है कि बेसिकली जैसे अगर मैं कोई एम्प्लॉई हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर सैलरी में से मेरा टैक्स डिडक्ट कर लेता है, उसके बाद जो मुझे नेट इनकम मिलती है वो बैंक में चली जाती है। सही, वो पैसा मेरा है, उसमें से टैक्स कट चुका है। सही है। लेकिन वो पैसा तब भी मेरा नहीं, क्योंकि मैं उसे एडवांस नहीं निकाल सकता। एटीएम में लिमिट है, पैसा निकालने के ऊपर भी जो है वो 1% कट जाती है, चाहे फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। तो मेरा वो पैसा भी मेरा नहीं है, तो मैं फिर इस मुल्क में कैसे रहूँ? अगर मेरे लिए सर्वाइवल मुश्किल होता चला जा रहा है, मैं सारे टैक्स दे रहा हूँ, मैं उठने का टैक्स दे रहा हूँ, बैठने का टैक्स दे रहा हूँ, बल्कि उन टैक्सों को अगर मैं ये बोलूँ कि वो टैक्स ऐसे लिए जा रहे हैं कि 5 रुपये की सब्ज़ी और 5 रुपये सब्ज़ी वाले के, तो ये बेजाना होगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि आप देखें, टीवी है नहीं है, आपने टैक्स देना है, वो बिजली के बिल में अटैच कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने अपनी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करवा दिया है, लेकिन आप अभी जाएंगे आप तो पेट्रोल पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप जो एक अपना मोबाइल का एक कार्ड भी डलवाते हैं, उसमें कोई बैलेंस लोड करवाते हैं, उसके ऊपर भी एक टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों पे बस ये लगती और बढ़ती तो चली जा रही है, लेकिन इनकी कोई उनको कोई प्रॉपर मॉनिटर करने वाला या इस हवाले से कोई
लोगों की सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो ये क्या जस्टिफाइड रूल है कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई, जो नेट इनकम मेरी आ रही है वो भी मेरी नहीं है? क्या जस्टिफाइड है? बिल्कुल गलत है यार। वो कहते हैं उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफ़क़ में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। तो सब्जेक्ट ये है कि भाई जब एहसास महरूमी पैदा होता है तो वो इन्हीं चीज़ों से पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है कि जब एक आदमी अपनी पूरी मेहनत और लगन से और दयानतदारी से अपना काम करता है तो उसको, हमारी तो हदीस है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसके पैसे दे दिए जाएं। और इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून साजी करने वालों को एक बार फिर ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ पर ये इस किस्म का नेग्लिजेंस हुआ है। जो एक आम आदमी परेशान है, वो कोई अरबों रुपए नहीं कमा रहा। बिल्कुल ठीक है। वो अपने घर का अगर किराया भी निकालता है, उसे एक मखसूस अमाउंट उसको हर महीने देनी है। बिल्कुल ठीक है। अब वो अगर मखसूस अमाउंट उसकी 20,000 रुपए है तो क्या उसके सर में शर्मिंदा होता रहेगा मकानदार के सामने के 5-5 हज़ार रुपए करके मुझसे ले लें आप? एग्री। और अगर खुदा ना करे उसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है और अल्टीमेट उसे पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। कम से कम ऐसे कानून बनाए जाएं कि आदमी को भिखारी तो नहीं बनाया जाए। एक आदमी खुददार है, वो कमा सकता है, वो कमाना चाहता है, वो उसको आपका खाना नहीं चाहिए, उसको आपको बिरयानी की प्लेट नहीं चाहिए, उसको आपका कीमे वाला नान नहीं चाहिए जो एक दफ़ा आप वोट जब लेने आते हैं, जब खिलाते हैं और उसके बाद आप प्यासा छोड़ के चले जाते हैं, उसको नहीं चाहिए। जो लोग इस वक्त इस परेशानियों से दो चार हैं, मैं ये समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने के ऊपर जो है वो एक जनरल जो बात आती है हुकूमत की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से, जो एक बात सामने आती है, सुनने में आती है, वो ये है कि टैक्स लिया जाता है बट समहाउ कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो है वो टैक्स जो है लोग उसको चूँकि वो पैसा हाथों के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो कोड्स के ज़रिए और पता नहीं मुख्तलिफ इवन नोटों के नंबरों के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है और उसमें बैंक का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होता। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तबका ऐसा है जो कि टैक्स बचाता है, छुपाता है, पे नहीं करता। इस बात में कहाँ तक जो है वो सच्चाई है? जब एक आदमी अपनी सैलरी लेने से पहले ही टैक्स दे दे, एक मेरी बात यहाँ समझे जी, वो बेचारा कहाँ से टैक्स बचाएगा? सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि अगर कोई आदमी अपने टैक्स देने के बाद भी पेट्रोल डलवाता है, उस पर टैक्स देता है, शहर से बाहर जाता है, उस पर टैक्स देता है, चालान कटवाता है, पैसा देता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहना चाहिए कि अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है, टैक्स देता है, ठीक है। जनरल स्टोर से खरीदारी करता है, टैक्स देता है। अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में ना होते हुए भी वो तो इनकम टैक्स के दायरे में है, वो कैसे अपनी इनकम को छुपा सकता है? जब हर जगह उसकी रसीद कट रही है और वो सब्जी वाले के अलावा आपको ग्रोसरी भी लोग अच्छी जगह से लेते हैं, तो अब अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो वो बेचारा उसको टैक्स दे के ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसको कम से कम यार ऐसी नजरों से तो ना देखा जाए, उसको आप पॉलिटिशियन क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, उसको एक शरीफ इंसान समझें आप। बिल्कुल ठीक है। वो चोर नहीं है, वो एक इज्जतदार है, वो सफेद पोश है। तो आपका मतलब ये है कि अगर टैक्स का सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आपका ये मतलब है? मेरा मतलब ये है कि देखें, अगर वो टैक्स देगा तो हुकूमत उसके बदले, वो तो टैक्स दे रहा है, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है। हुकूमत चाहती है चार्जशीट दे, एक पर्चा तैयार करे वो कि मैंने इतने खाना खाया, इतना पेट्रोल डलवाया, ये। अब जब उसमें वो एक्स्ट्रा टैक्स दे चुका है बिजली के बिल से लेके, तो क्या हुकूमत उसको रिफंड करेगी? पहली बात तो ये है कि जब उसने बिजली के ऊपर वो तमाम, उसके घर में टीवी नहीं है, आपने टीवी का टैक्स काट लिया, आपने उसमें सेल टैक्स भी काट लिया, हालांकि उसका कोई बिजनेस नहीं है, फ्यूल एडजस्टमेंट और जाने क्या क्या आपने सारी चीजें काटनी, ठीक है। बात तो ऐसी चीजें हैं कि उसको खुद बेचारे को समझ में ही नहीं आता है, ठीक है ना। सुबह उठता है, उसे पता चलता है 3 रुपया यूनिट बढ़ गया, अब वो 3 रुपए को कैलकुलेट करने बैठता है तो समझ में आता है जनाब ये तो 7 रुपए टैक्सेस मिला के। हाँ, आप जनाब वो, क्योंकि देखें टैक्सेस भी तो साथ जाएंगे ना। आप जनाब जब वो उसकी समझ में आता है तो जनाब वो कहता है यार, यानी आपका कहना ये है, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि जो 2.89 जो बिजली के बिल में रिसेंटली एक बढ़ाया गया है, अच्छा वो फैसला भी अक्टूबर के मिड में होता है। हाँ, और इम्प्लीमेंट होता है वो 1 सितंबर से, अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत सारी तो आपका कहना है कि वो 2 रुपए 89 पैसे नहीं, एक्चुअली वो 7 रुपए से ज्यादा है। वो मेरा तो 5 रुपए के करीब पड़ जाता है। ओके,
मतलब वो 2.8 ना नहीं, बल्कि वो उससे कहीं ज्यादा है। वो टैक्सेस मिलाए जाएंगे, देखिए सेल टैक्स भी तो मिलाया जाएगा ना। ओके जी। गवर्नमेंट को यह तो चाहिए था कि वो सारे टैक्स बताया जाए। अब देखिए हमारे मुल्क में होता क्या है। अच्छा, इस पर ही सवाल बनता है, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल ये बनता है कि जो बिजनेसमैन है, चले आपने नौकरी पेशा इंसान के लिए कह दिया कि वो नौकरी पेशा है, उसको उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया। जो बिजनेसमैन तबका है जिसको पैसा जो है वो उसका कस्टमर पे करता है, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उसमें बेसिकली जब एक कस्टमर पे करता है तो वो पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेता है। ऐसा हो रहा है? देखिए एक मेरी बात, यानी अगर सपोज आपने अपने किसी कस्टमर को, अगर आपने 1 लाख रुपए कोट किए हैं किसी सर्विस के, किसी प्रोडक्ट के आपने कोट किए हैं, तो वो पेमेंट आपका से 1 लाख रुपए नहीं आती, बल्कि उसमें से ऑलमोस्ट 17% और समथिंग जो है वो कट के फिर आपके पास आता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ट्रैप बने हुए हैं कि टैक्स से बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, टैक्स से कोई बचना चाहता भी नहीं है, सच बात मैं बताऊं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने। टैक्स से कोई बचना नहीं चाहता, सब टैक्स देना चाहते हैं, और रिश्वत देना नहीं चाहता कोई आदमी। ठीक है, लेकिन रिश्वत नहीं देना चाहते हैं, लेकिन रिश्वत का बगैर तो गलत है। रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। ठीक, वो जो चुड़िया बिठाता है आदमी, उसके तो पैसे लिए जाएंगे ना, उसको कहते हैं लिफाफा। ओके। वो हर अदारे में होता है, और हुकूमत में जो गवर्नमेंट जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग इसीलिए करते हैं कि वो मेहमान बन जाएं, फिर दामाद बन जाते हैं वहाँ के। वो कहते हैं जनाब अली हमारी तो नौकरी भी पक्की हो गई और जनाब अली ऊपर की आमदनी भी हुआ। अगर मैं कहूँ तो ये बेजा ना होगा कि जब वो एक इन्वेस्टमेंट करके वो नौकरी लेते हैं तो वो फिर उससे एक आउटकम निकालते हैं जो कि करप्शन की मद में होता है। सही है भाई, यही सब कुछ एक सिस्टम चला रहा है एक ज़माने से। तो फिर आपके ख्याल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक ऐसा सोल्यूशन, चूँकि आप एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आपको अगर 1 महीने की या 1 साल की हुकूमत दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका कोई हल निकालें या कोई सजेशन दें, तो आप इसका कोई हल बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर वो आदमी जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है या हाकिम बनता है, देखिए आज हमारे यहाँ अभी तक लोगों की समझ में इसकी डेफिनेशन ही नहीं आई है। ठीक है। लोग कहते हैं हुकूमत तुझे मिला हाकिम, नहीं, पॉलिटिशियन जो होता है वो खादिम है। ठीक है। वो खिदमत करने के लिए आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो साहब आ रहे हैं तो जनाब उनके साथ बहुत लंबा कॉन्वॉय चल रहा है, लोग बीमारी के अंदर एम्बुलेंसेस रास्ते में रुकी हुई हैं, किसी को एहतजाज करना हुआ तो एमेजना रोड जाके ब्लॉक कर दिया और पूरा शहर का ट्रैफिक जो है तर बितर हो गया। अभी कहना चाहिए कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो हो रही हैं, जिस आदमी 2 बजे घर से निकला है वो 7 बजे वापस घर ही चला गया, ऑफिस नहीं गया। आप मेरी बात समझे, देखिए गलत तरीका है ये। अगर किसी आदमी को भी अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो वो अपने लिए कोई सुपर हाईवे पे कोई बहुत बड़ी जगह ले ले किराए पे, और ये तमाम किराए की जरूरत नहीं है, सुपर हाईवे के, हाँ, तो किसी जंगल में जाके बैठ जाए वहां पर और उसके पता चल जाएगा कितने आदमी उसके साथ हैं। ये मजमे में जो 6 आदमी आगे और 6 आदमी पीछे छोड़ के ये क्यों कहते हैं हमारे सारे हमारे, बल्कि मैं तो इसमें ये भी कहूँगा कि ऐसे लोग, अनफॉर्चुनेटली ये एक बिटर ट्रुथ है कि कराची में उन लोगों के एहतजाज, उन लोगों के जलसे भी हो रहे होते हैं जिनका कराची से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं रहा माजी में। वो सियासतदान तो हैं लेकिन वो कभी यहाँ से इलेक्ट नहीं हुए, वो यहाँ के लोगों को उन्होंने कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन उनका एहतजाज मज़ार कायद से शुरू होता है। ये भी एक बेटर ट्रुथ है। अब देखिए और कराची अगर फ़र्ज़ कीजिए हम सारी बातों को जो हमने की अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और हम ये कहें कि कराची वाकई एक बिज़नेस हब है और आपके रेवेन्यू का 70% देता है, तो फिर तो हुकूमत को, इदारों को और सबको, हर एक को ही चाहिए कि वो इस जगह को 7 दिन 24 घंटे ऐसे चलाए कि आज अगर ये 70% रेवेन्यू देता है तो कल ये 90% रेवेन्यू देने लगे। तो बेसिकली ऐसे डिसीजंस नहीं होते, बल्कि उन लोगों को भी खुली छूट है कि वो आज आ जाएं और कराची में कोई भी आए और आके बोले कि जी मैं मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाल रहा हूँ या धरना दे रहा हूँ या मैं एहतजाज कर रहा हूँ या मैं जलसा कर रहा हूँ, और जनाब आधा कराची या कराची का वो मेन हिस्सा जहाँ कराची का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो हिस्सा मफलूज होकर रह जाता है। तो ये बात अनफॉर्चुनेटली एक बिटर ट्रुथ है, ये कड़वा सच है। लेकिन अगर हम, जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप वहीं से कंटिन्यू करें कि आपने एक सजेशन तो ये दिया कि ये सब चीज़ें जो है शहर से बाहर मुंतकिल हो जानी चाहिए, ताकि ये शहर कम से कम अगर
हमें अगर हुकूमत ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि और हम उनको पे भी करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि हम विलिंग हैं, हम टैक्स पे करना चाहते हैं, तो हमें कमाने का मौका तो चाहते नहीं, करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सॉरी मैं गलत कह गया, माजरत चाहूँगा। तो आप टैक्स पे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको कमाने का मौका भी दिया जाए ताकि आप टैक्स भी पे करें और ख़ुद भी आप जो है सर्वाइव प्रॉपरली कर सकें और आप भी लोगों के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पैदा कर सकें। इसके अलावा क्या आपके ख्याल में जो कवानीन हैं जो पास होते हैं, जिनके तले आप और हम जी रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं, या जो कुछ हम पर जो भी पाबंदियां हैं या जो चीज़ें हमें पे करनी होती हैं, जो रूल्स बना दिए गए हैं, क्या आपके ख्याल में उनको रिव्यू होना चाहिए? क्या अरबाब इख्तियार जो कि उन जगहों पे बैठे हैं जहाँ पर ये कानून बनते हैं, क्या वहाँ पर आप जैसे लोगों की नुमाइंदगी है? क्या वहाँ आप जैसे लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए तो क्या मौजूद है या नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी मौजूदगी वहाँ है ही नहीं। ठीक है। और जहाँ तक आपने कहा कि होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। चूँकि देखें, जो इस्लामाबाद में रहते हैं या किसी जगह असम्बलियों में कानून साजी करते हैं, तो उनको क्या मालूम कि सरजानी टाउन के अंदर कितनी, और लियारी हो गया, अपना मलीर हो गया, कोरंगी हो गया और कैमाड़ी हो गया, यहाँ कितनी बीमारियां हैं, कितनी गुर्बत है, कितने जराइम पलते हैं, कितनी बेबसी है, कितनी बेकसी है। क्या वहाँ कितने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जॉब्स की क्या पोजीशन है? बिल्कुल ठीक है। पहली बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ा अफसोसनाक है कि ये जो रिव्यू की बात की ना आपने, ये रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके बगैर ये मसले हल नहीं होंगे, वरना लोगों में एहसास महरूमी इस हद तक बढ़ जाएगा कि कुछ लोग नफ्सियाती मरीज बन गए हैं और कुछ और बन जाएंगे। फिर हमारे यहाँ अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ नफ्सियाती अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लोगों को पागलों का इलाज किया जाएगा। और वो उसकी बेसिक वजह कौन होगा? ये वो जो फरसूदा निज़ाम है। हम 14 अगस्त पे झंडा तो लहराते हैं कराची के लोग, और सबसे ज़्यादा तैयारी हम ही लोग करते हैं जो पैट्रियोटिक हैं। हम मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और हमारा कराची का ताजिर तबका सबसे ज़्यादा मुहब्ब वतन है। वो अपनी बिल्डिंगों को, अपनी दुकानों को ऐसा सजाता है कि 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रही है, जैसे ईद हो रही है, और होनी भी चाहिए। लेकिन वो अगर हम उसी तरीके से, उसी तनाजुर में जो लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो तो गाँव देहातों से आए हुए हैं, उन्हें हमारी कदर व कीमत का क्या मालूम, उन्हें हमारी आज़ादी से क्या लेना देना। उन्हें तो रात को सोते में खबर मिल गई पाकिस्तान बन गया। देखें, एक मेरी बात सुने, अगर कोई चीज़ आपके पास थी और आपने किस तरह हासिल की है, तो आपको उसकी कीमत का अंदाज़ा होगा। और अगर अब्बा जी ने सोने का चमचा मुंह में देके पैदा किया, तो आपको तो नहीं मालूम है। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पर जो रहते हैं लोग, तो वो तो अपने इलाकों को सही नहीं कर सके। अगर आप किसी के घर जाएंगे और या आप किसी आदमी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस तरह बैठा है, किस जगह बैठा है, कैसे कपड़े पहन के बैठा है, उसके घर के आगे कितना कचरा पड़ा हुआ है, वो किस तबीयत का आदमी है। आप जाके उन इलाकों में जहाँ के ये हमारे मुल्क के वजीर हैं, उनके इलाके भी तो देखें, लाड़खाना कैसा बना हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। जाके देखें, वहाँ के आदमी हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, जो गद्दी नशीन है, उनकी गाड़ियों के टायर चूम रहे होते हैं। उनको तो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो मजमे में बैठे हैं 10 लाख आदमी, उन्हें यही नहीं पता है वो बरसी में आए, मातम में आए, क्या हो क्या रहा है वहाँ पर। बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर किए मुझे। और दूसरी बात, पानी पीने की बात, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जुल्म तो उन हारी मज़ारों के ऊपर हो रहा है, बेचारों के ऊपर। हमें तो फिर गटर का पानी पीने को मिल रहा है, वो तो गटर का पानी भी नहीं है वहां तो। वो तो खड्डा खोदते रहते हैं बेचारे, और प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन, ऑयल के कैन वगैरह, उनमें पानी लेके चले जाते हैं। क्यों? उन्होंने मर्जी के मुताबिक, उनके चंद आदमी ने वोट नहीं दिया उस पार्टी को, तो उनके साथ तो ये होना था। तो भाई, इस सिस्टम को नहीं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदला जाएगा। ये जो करप्ट लोग हैं, इनकी एक कहना चाहिए कि एक मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहा है, इनको सबको एक उसमें लाया जाए, धारे में, और पता चलाया जाए कि कितने करप्ट लोग, अंडर सम ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग लाया जाए। बिल्कुल। और सबसे पहले देखिए, किसी भी मुल्क का आदमी अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम आदमी होगा। ठीक है। आप जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें देखें तो प्राइम आदमी को वो अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर 6 दफा जेल ली गया, तो उसे हम प्राइम मिनिस्टर ही नहीं समझते। हमारे यहाँ तो यही होता है कि जनाब वो चीख के कह रहा होता है मैंने जेल देखा है। मैंने वंस अगेन इस पे भी अगर हम, चूंकि मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि हम सिर्फ कंप्लेनेंट ना बने, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें, बल्कि उसके हम रूट कॉज भी डिस्कस करें। तो जो रूट कॉज मुझे समझ में आता है वो ये है
कि जब आपके यहाँ कानून ही इतना तोड़ा मरोड़ा जा चुका है कि वो कानून इस काबिल करता है कि कोई जेल जाए बगैर सियासत में आ नहीं सकता और असम्बली तक पहुंच नहीं सकता, तो हमें तो पहले उस कैंसर को ठीक करना होगा ना। वंस अगेन हमें उस कानून को, उसके आर्टिकल्स को, उसमें हुई जो तरामीम हैं उनको रिव्यू करना होगा, उन्हें देखना होगा। और बेशक जो नुमाइंदे आते हैं उनका मेन काम यही है कि उन्हें आइन को, कानून को देखना है, कानून बनाने वक्त के साथ साथ उन्हें तब्दील करना है, उनको मॉडरेट करना है ताकि वो आज के इंसान के लिए जीने की एक फ़ज़ा कायम कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद गवर्नमेंट आती है 5 साल तक वो ये लोगों को बावर कराती रहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल क्या किया, और जो उससे अगली गवर्नमेंट आती है वो इस 5 साल का जिक्र करती है। तो जो जिक्र आज जो टॉपिक था वो बड़ा इस लिहाज से बहुत अहम था। सबसे पहले मैं मुजाहिदीन साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत डीप इंसाइट्स शेयर की, और ये जो टॉपिक ही ऐसा था कि इसमें यकीनन दिल की गहराइयों से एक आवाज़ जो है वो आती है। एक बात बताऊँ आपको, सॉरी, देखिए आपकी बात है कानून साजी, ठीक है, कानून साजी हो गई, ठीक है, पास कहाँ से होगा? असेंबली और सेनेट से। वहाँ कौन बैठा है? वहाँ भी वही सियासतदान है। तो ये मसला हल कैसे होगा? हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है और इस पर यकीनन एक बड़ा प्रोग्राम बनता है जिसमें हम चाहेंगे। देखिए जब देखें जैसी नकटी देवी वैसे ऊत पुजारी, अगर उन्हीं लोगों ने पास करना है तो वो चीज़ें पास करेंगे जो उनके फेवर में जा रही है, वो क्यों पास करेंगे जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है। भाई देखें, जो लोग अपने आप को ज़मींदार, जागीरदार, वडेरा कहते हैं, वो कैसे चाहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर को फाइनेंशियल हब हो? ठीक है, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो तो पेरिस से जूता मंगा लेंगे अपने पहनने का, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो कपड़े बाहर से आ जाएंगे। उनकी नज़र के अंदर वो तो इंसान ही नहीं है जो मजमे में बैठे तालियां बजाना, कहना बिरयानी खिला दी ना, कहना और क्या खिलाओगे ना, भगाओ सबको, अब काम खत्म, वोट तो ले लिया। आपकी बातों से मुजाहिदीन साहब ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो चुका है कि जिसको यकीनन जिसको इसका कोई हल निकालने के लिए बहुत टाइम लगाना होगा, बहुत बड़े जहनों को इस पर बैठना होगा। बिल्कुल बैठना होगा। कराची में, आई एम सॉरी टू से, कराची के अंदर बहुत महरूमी पैदा हो रही है, और ये एहसास महरूमी जो है किसी तूफान का पेश ख़ैमा साबित होगी। आप मेरी बात को समझें। देखें, ये जो एहसास महरूमी है कराची वालों के लिए कि उनके पास जॉब नहीं है, बच्चे बैठे हुए हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी, कुछ दिन पहले एक खातून का बच्चा ज़्यादा खून निकल जाने से मर गया था। तो आखिर क्या बात थी? कहने लगे जनाब उनको 50,000 रुपये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दे सका और उसका खून निकल गया। क्या इन जगहों से क्या हमारे पॉलिटिशियंस को भी गुजरना चाहिए? क्या वो अगर वो गुजरते तो उन्हें पता चलता ना हमें हॉस्पिटल में कौन सा कानून बनाने चाहिए थे। वो तो जिन राहों से गुजरते हैं वहाँ रातों रात या 1 घंटे में सड़क बन जाती है, ये भी हमने देखा। तो ये की बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो खैर ये मसाइल ऐसे हैं कि नो डाउट कि ये वो मसाइल हैं जो इनसे कराची की आवाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका इन मसाइल से गुजर रहा है, और बेशक इनका कोई हल निकलना चाहिए। क्या हम सिर्फ दहाइयाँ गिनते रहेंगे कि 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए? नहीं, हम सबको मिलकर यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सिस्टम लाना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में आके खड़ा हो सके। अच्छा, आपकी जो शिकायत हैं वो बिल्कुल हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और ये यकीनन मुकाम बाला तक पहुँचेंगी। लेकिन मैं वंस अगेन, चूँकि मैं इस बात को फोकस करता हूँ कि हम सिर्फ कंप्लेनेंट ना बने बल्कि हम कोई सोल्यूशन भी लेके आए, तो मैं ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं चाहूँगा कि आप चूँकि बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या बिजनेसमैन कम्युनिटी कोई इस तरह के स्टेप्स या कोई ऐसे पॉजिटिव चीज़ों के साथ कम अप कर सकती है कि ये जो जॉब्स के हमने मसाइल बताए या जो हमने टैक्सेशन की बात की, तो हम इन पर कुछ हद तक कोई हमें हेल्प मिल जाए, हम कुछ काबू पा सकें? हाँ बिल्कुल सही बात की आपने। देखिए, बिजनेसमैन अगर चाहेंगे और उनको थोड़ी सहूलत दी जाए तो जो डाउन साइजिंग हो रही है वो रोकी जा सकती है। बिल्कुल सबसे बड़ा मसला हाँ कि जो डाउन साइजिंग हो रही है उसको रोका जाएगा। लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आती है कि जो अदारे हैं जैसे कि सेसी हो गए, लेबर टैक्स वाले हो गए और EOBI हो गई और सोशल सिक्योरिटी वाले हो गए, ट्रेड लाइसेंस वाले हो गए, ये लोग आते हैं कहते हैं जितने का टैक्स है उससे ज़्यादा की रिश्वत है। तो वहाँ आदमी अपने आदमी कम करने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि वो पर हेड भी उन्होंने हर साल बढ़ा देते हैं वो। ठीक है, दूसरी बात, अगर ताजिर अगर चाहते हैं तो ताजिर तो चाहता ही यही है कि वो अच्छे से अच्छा बिजनेस दे और इंडस्ट्री लगे, तो उसके अंदर हमें
बिजली थोड़ी सस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है। जब बिजली सस्ती होगी तो कम से कम हम जो है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, वो कई लाख आदमियों को रोजगार फराहम कर सकती है। और कई नहीं तक 70 लाख आदमियों को रोजगार फराहम कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 करोड़ आसामियां पैदा नहीं कर सकते तो आप इस तरह की आसानियां ऐड करके कम से कम मजीद जो लोग ले ऑफ हो रहे हैं या मुलाजमत से फारिग किए जा रहे हैं, आप उसके रेशो को कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है। और वो जब ही होगा जब ये हमें कोई एक ऐसा अदारा बनाया जाए जहां हम कंप्लेन कर सकें, भाई ये साहब हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अदारा तो गवर्नमेंट बनाएगी ना। बिल्कुल ठीक, वो मैं और तो नहीं बने। लेकिन जब वो इदारा बनेगा उसमें फिर गवर्नमेंट के लोग होंगे, वो आपकी सुनने के लिए कि हम उसमें ताजिर भी होंगे। अच्छा, बिल्कुल देखें, एक सेमी भी तो कोलैबोरेशन से एक ऐसा बनेगा ना कि आदमी को देखें, हम 15 पे फोन करते हैं, हमारी कंप्लेन लिखी जाती है। अब देखें, जैसे बिजली का अदारा है उसके अंदर भी कंप्लेन लिखी जाती है, तो वो नंबर दिया जाता है, इसी तरीके से कि नंबर भी निकलेगा तो उसमें होगा। और बहुत मैं समझता हूँ आने वाले फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, देखें, अगर हमारे यहाँ पर अगर 30 साल पुराना एक प्रॉब्लम है उसको 3 साल में हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है। ठीक है, नाउम्मीद गुनाह है। हम उस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि अब हमने सिर्फ अच्छा करना है और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा और बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये जो एक ख्वाब था कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे, मैं कहता हूं ये भी पॉजिटिव होगा अगर इसको थ्रू प्रॉपर चैनल चलाया जाए। बिल्कुल ठीक है, आवाम की शिकायत सुनी जाए। ठीक है, और सुनने वाले वही चोर ना हो जिनकी हम शिकायत कर रहे हैं, सुनने वाले अलग लोग हों। तो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और पाकिस्तान से सिक्योर जगह कोई और नहीं है मेरी नज़र के अंदर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है हमेशा हमेशा कायम रहने के लिए बना है। हमारी पाक फौज जो है पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और हर आदमी पाकिस्तान के अंदर पैट्रियोटिक है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, हमारा सलाम है पाकिस्तान की फौज। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने मुजाहिदुद्दीन साहब। और बहुत अच्छी बात की कि बेशक हमारी कौम जो है वो मसाइल से दो चार है, मसाइल का सामना कर रही है, लेकिन ऐसे लोग जैसा कि आपने देखा कि आखिरी चंद जो सजेशंस आई हैं हमारे मेहमान की तरफ से, उन्होंने ये बात भी बता दी कि भले आप 1 करोड़ नौकरियां पैदा ना करें, लेकिन आप मज़ीद बेरोज़गारी के रेशो को जो तनासुब जो बढ़ता नज़र आ रहा है उसको आप कम कर सकते हैं सिर्फ अपने चंद 1-2 डिसीजंस से। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को, हमारे दानिशवरों को हिदायत दे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो मिल के हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होकर इन मसाइल के हल के लिए कुछ काम कर सकती है। काजी नोमान मुजाहिद को रिबिल्ड नेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।